हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8 पे कमीशन के संबंधित कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, जो कि भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया जारी हो चुका है। और इस गैजेट ऑफ इंडिया में क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, क्या क्या TOR है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। और इसी के हिसाब से हमारा अगला 8 पे कमीशन गठित होने जा रहा है, गठित हो चुका है। और इसी के हिसाब से हमारा अगला सैलरी में बढ़ोतरी होगी और क्या फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, क्या रेफरेंस होंगे, TOR होंगे, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जानते हैं, शुरू करते हैं कि आज के भारत सरकार के राजपत्र में द गैजेट ऑफ इंडिया में क्या क्या है और क्या क्या उसमें सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका आप लोग डेट देख सकते हैं कि पार्ट 1 पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, प्राधिकार से प्रकाशित सीरियल नंबर 322 है। और नई दिल्ली, सोमवार नवंबर 3 कार्तिक 12/1943, मतलब कि सोमवार 3 नवंबर को जारी हो चुका है। ये कल को जारी किया गया था, लेकिन ये हमें आज मिला है, तो मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, व्यय विभाग की ओर से, नई दिल्ली 3 नवंबर 2025 को। इसमें सदस्य कौन कौन हैं और इनके, तो सबसे पहले भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग गठन करने का निर्णय लिया है, जो निम्नानुसार है। इसमें अध्यक्ष होंगे श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी, अध्यक्ष हैं। दूसरी सदस्य अंशकालिक प्रोफेसर पुलक घोष हैं। और तीसरा सदस्य सचिव श्री पंकज जैन जी हैं। ये तीनों लोग मिलके इस 8th पे कमीशन को रन करेंगे और यही लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। क्या क्या विषय होंगे वही इसमें बताया गया है। सबसे पहला क है, कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युक्ति संगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं, लाभों, नकद अथवा वस्तु के रूप में सहित परिलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहार परिवर्तनों का सिफारिश करना है। ठीक है, ठीक है। उसमें क्या क्या सिफारिश करना है, तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक कर्मचारी आएंगे। दूसरा पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक भी आएंगे। थर्ड, रक्षा बलों से संबंधित कार्मिक आएंगे, यानी कि आपके फोर्स से संबंधित। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों यानी RBI को छोड़ करके सदस्य आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी भी आएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के। और उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है, वो भी आएंगे, यानी कि हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी भी इसमें आएंगे। ये केंद्र सरकार के इतने लोगों को 9 टाइप के लोगों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे है, इसमें टिप्पणी की गई है। टिप्पणी क्या है कि न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 1993 के अपने दिए गए निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुपालन करेगा, अर्थात न्यायाधीशों एवं प्रशासनिक कार्यपालिका की सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होगा, और कि न्यायाधीश की सेवा शर्तों को न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। ये एक 24 अगस्त 1993 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया था न्यायिक अधिकारियों के संबंध में। वही इसमें लिखा गया है कि इसमें ये लोग को, इनको संबंधों का कोई संबंध नहीं होगा और इनको पूरा सेवा शर्तों की न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा इस 8th पे कमीशन में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्यप्रणाली में दक्षता,
जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना तथा उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता और निष्पादन संबंधी मापदंडों पर सिफारिशें करना। ठीक है, ये सब बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौजूदा भत्तों और उनकी स्वीकार्यता की शर्तों की समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनके युक्तिकरण की सिफारिश करना। यानी कि जो भी अभी आपके अलाउंस मिलते हैं, जो एचआरए हो या टीए हो या जो भी हो, उनकी समीक्षा करना है और उनकी बहुलता को ध्यान में रखते हुए उसको युक्तिकरण की सिफारिश करने के उसको कितना बढ़ाया जाए और कितना नहीं बढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, और भी सारे अलाउंस हैं जो कि जैसे मेडिकल अलाउंस हैं, ट्रैवल अलाउंस हैं, डीए हैं और बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अलग अलग, तो उस हिसाब से इसको भी सिफारिश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में योजना सहित के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी की समीक्षा और उस पर सिफारिशें करना। ठीक है, यानी कि एनपीएस के अंतर्गत जो भी कर्मचारी आते हैं उसकी ग्रेच्युटी, मतलब कि मृत्यु हो जाने पे ग्रेच्युटी मिलती है, तो उसकी सिफारिशें कि उसको कितना दिया जाना है, कितना नहीं दिया जाना है ग्रेच्युटी, इसको सिफारिश करना है। इसमें बढ़ाया जाएगा कि नहीं ग्रेच्युटी, उसको लिए सिफारिश करना है। इस पे भी इसका भी टर्म टीओआर में सम्मिलित किया गया और इस पर भी विचार करके इसको कितना बढ़ाया जाए, इस पर भी कमेटी सोचेगी 8th पे कमीशन की। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस योजना के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा करना तथा नीचे दिए गए पैरा 3 को ध्यान में रखते हुए उन पर सिफारिशें करना। यानी कि जो एनपीएस में नहीं आते हैं, यानी कि पुराने लोग हैं, ओपीएस वाले लोग हैं, या एक नया आया है यूपीएस वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए। तो यूपीएस तो अभी आपकी कार्यरत है लेकिन उसको उतना नहीं है, फिलहाल ओपीएस की ही बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और चौ के 3rd पॉइंट में के बात को ध्यान में रखना है। क्या रहे चौ का 3rd पॉइंट, पहले हम लोग चौ के 1st पॉइंट को देख लेते हैं। 3rd पॉइंट भी कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त के संबंध में सिफारिश करना है। असली टीओआर यहीं पे है कि असली टर्म्स ऑफ रेफरेंस यहीं पे है कि क्या क्या इसमें आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट है कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति, देश की जीडीपी कैसी है और उसकी वित्तीय राजकोषीय विवेक, यानी कि वह मतलब कि खर्चा उठाने में कितने देश तैयार है, इसकी ध्यान में रखकर ही आपको 8th पे कमीशन के लिए आपको जो भी आपको वेतन भत्ते बढ़ाने हैं उनको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। ठीक है, जो भी कल्याणकारी और विकासात्मक उपाय हैं उसके लिए पर्याप्त संसाधन यानी कि पर्याप्त धन उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करना चाहिए। 3rd पॉइंट है वही जो का 3rd पॉइंट कह रहा है कि नॉन एनपीएस के लिए यानी कि ओपीएस के लिए ये पॉइंट वैलिड है। और क्या पॉइंट में है कि गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, यानी कि ओपीएस में गैर वित्त पोषित लागत कितनी होगी तो उसको भी ध्यान में रखना है। उसी हिसाब से इसको ग्रेच्युटी की बात हुई है, उसी हिसाब से ग्रेच्युटी इसमें जो ओपीएस पाते हैं उनकी ग्रेच्युटी कितनी बढ़ाना है उस पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव, और यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राज्य सरकारों के लिए, यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, यानी कि हमारे जैसे कर्मचारियों के लिए, आप लोग जैसे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी में नहीं आते हैं, कि जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के मतलब कि 8th पे कमीशन जब केंद्र सरकार इसको स्वीकृत कर लेगी तो उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्य धीरे धीरे इसको स्वीकारते जाएंगे और उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने राज्यों में 8th पे कमीशन। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी और स्वीकार करेगी, तो उसमें ये ध्यान देना है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार 8th पे कमीशन में जितना भी भार बढ़ने वाला है
उसको क्या यह सहन कर पाएगी, उसे दे पाएगी, इस बात को भी ध्यान में देना है सारे राज्यों को। तो 8th पे कमीशन के जो भी मेंबर्स हैं ये सारे राज्यों की समीक्षा करेगी कि यह राज्य 8th पे कमीशन का भार वहन करने के सक्षम है या नहीं है। तो इन सिफारिशों पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और उनको ध्यान में रखते हुए ही 8th पे कमीशन को भी इसी बात को सैलरी कितना बढ़ाना है वह बात ध्यान में रखना है राज्य सरकार को भी लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयू के लिए है ये, और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धि संरचना लाभ और कार्य परिस्थितियों, यही पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कितना उसको लाभ देना है, कितना करना है, ये इसको भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यही मोटा मोटी जो 5-6 पॉइंट थे ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है कि किस प्रकार से आपको वेतन भत्ते बढ़ाना है और किस तरह से नहीं बढ़ाना है, कि क्या करना। नहीं तो बात ही नहीं है, बढ़ाना तो है ही, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही, कितना बढ़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 3rd पॉइंट है आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा, यानी कि कमीशन खुद ही अपनी कार्यप्रणाली विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे, ठीक है। कुछ लोगों को नियुक्त कर सकता है सलाहकार में, परामर्शदाता में और विशेषज्ञ को कि यह अब 3 लोग तो मिलकर पूरा सैलरी तो बढ़ा नहीं देंगे, वो 3 लोग के अंदर हो सकता है 30 लोग काम करें या 300 लोग काम करें, यह आयोग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यह इसके लिए यह लिखा भी गया कि आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा, आयोग इसके लिए वह आज़ाद है, स्वतंत्र है, ठीक है। और यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे, ठीक है। जो मांगेगा सरकार से, राज्य सरकार से या भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, उसे आयोग को देना पड़ेगा, हर सरकार को, ठीक है। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। वही बात है जो अभी मैंने बताया कि भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग द्वारा मांगे जाने कोई भी सूचना और दस्तावेज मांगे जाते हैं तो वो विभाग या वो मंत्रालय 8th पे कमीशन को कमेटी को देगा, ठीक है, मना नहीं कर सकता है। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकार, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेगा। वही बात कह रहा है कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार ऐसा विश्वास करता है कि जो भी सूचना 8th पे कमीशन मांगेगा राज्य सरकार से या सेवा संघ से या अन्य संबंधित पक्ष या आयोग से, उसको संपूर्ण सहयोग ये सारी सरकारें और सारे संघ संपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे और उनको ये सारे डिटेल, सारे ब्यौरा देंगे, ठीक है। और आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा, यानी कि 3 नवंबर 2025 को ये ऑफिशियली आपका गैजेट जारी होने से 18 महीने, तो 18 महीने तो 3 नवंबर 2025 से 3 नवंबर 2026 6 महीने, 1 साल हो गया, 12 महीने और 6 महीने और जोड़ दीजिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि आपका मैं 3 अप्रैल 2027 में यह 18 महीना पूरा हो जाएगा और 18 महीने तक आपको रिपोर्ट सौंप देना है, ठीक है, सौंप देना है 8th पे कमीशन को। हो सकता है कि अगर 18 महीने में अगर नहीं तैयार हो पाया तो कमीशन आज़ाद है, सरकार से कुछ वक्त मांग सकता है कि 1 आध महीने हमको और समय दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। 18 महीने में कमीशन इसको सौंप देगा और उसके बाद भारत सरकार अपने पास कुछ टाइम लगाकर और इसको स्वीकृत कर देगी और उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, जो भी बढ़ना होगा, ठीक है। वही बात कर रहे हैं कि 18 महीना के समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देना होगा आयोग को, और आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है, ठीक है। यानी कि 18 महीना के पहले, इसमें यह भी बात कहा गया है कि 18 महीना के पहले मुश्किल से मान लीजिए कि 1 साल के बाद अंतिम रूप धीरे धीरे लेने लगेगा आयोग की, मतलब कितना क्या करना है, कितना बढ़ाना है, कितना नहीं बढ़ाना है,
तो अगर भारत सरकार चाहे तो किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर, यहाँ देखिए आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट, अंतिम नहीं पूछ रहा है, अंतिम नहीं पूछ रहा है, अंतरिम। अंतरिम मतलब होता है कि लास्ट रिपोर्ट सौंपने से पहले, यानी कि सेकेंड लास्ट रिपोर्ट को भेजने पर विचार कर सकता है, यानी कि भारत सरकार के पास भेजा सकता है और भारत सरकार चाहे तो इसको उसके आधार पर भी पहले भी कुछ चाहे तो इसको बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि 18 महीने के बाद ही बढ़ाएगा। भारत सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे, मोदी सरकार चाहे तो यह आपके 1 साल बाद भी या 6 महीने बाद भी मंगा कर, और उस हिसाब से अगर उसको सैलरी जब भी बढ़ानी होगी तो वो बढ़ा देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गौर करने वाली बात है और इसमें कुछ बातें हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ गई होंगी। और भी आपको अभी भी कुछ इसमें डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह लेटर आपको सचिव वी वुअलनाम के द्वारा जारी किया गया है और यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र के में प्रकाशित किया जाए, वही द गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाए, जो कि हो ही चुका है, मैं आपको दिखाया भी दिया हूँ। और भी दिया जाता है कि यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य संबंधित को प्राप्त की जाए, प्रेषित कराई जाए, यानी कि सभी राज्य सरकारों को देना है प्रति, वो तो है ही। ठीक है, ये भी वी वुअलनाम सचिव जो हैं उनके द्वारा जारी किया है और ये हिंदी में था। और वही सेम चीज़ इंग्लिश में भी जारी की गई है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है या इंग्लिश में जानना है, मैं वीडियो ज़रा रोक रोक के आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो पूरा इंग्लिश वाला भी पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग सोचेंगे कि फालतू मैं टाइम पास कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप लोग वीडियो इसको पढ़ सकते हैं जिसको इंग्लिश में पढ़ना है और इंग्लिश में जानकारी लेनी है। मैं आपको सुविधा के लिए हिंदी में आपको पढ़ के दिखाया और समझाया कि हिंदी में, भारत देश हमारा हिंदी प्रधान देश है तो हिंदी भाषा ही ज़्यादातर लोग जानते हैं और ज़्यादा लोग हिंदी में पढ़ना लिखना भी पसंद करते हैं। अदरवाइज इंग्लिश भी ऑप्शन आपके पास है, आप लोग इसको रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।